आज पॉलिटी के चौथा क्लास है। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 72 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और एईडीयू का जो एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा तथा अन्य जो भी एग्जाम है जिसमें पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल लगाकर विधानसभा का कार्यकाल कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पूछ रहा है कि आपातकाल लगा करके विधानसभा का कार्यकाल कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल लगा करके विधानसभा का कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152, किसी वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों में पारित कर सकता है। देखिए यहाँ पर वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक वित्त विधेयक टाइप 1, वित्त विधेयक टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 है जो साधारण विधेयक की तरह पास होती है और टाइप 2 है जो धन विधेयक की तरह पास होती है। और धन विधेयक वाले जो वित्त विधेयक होते हैं उसमें विधान परिषद को शक्ति ज्यादा नहीं होती है और मात्र वो 14 दिन तक विधान परिषद में रख सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गैर वित्तीय विधेयक को विधान परिषद कितने दिन में पारित कर सकती है। यानी कि गैर वित्तीय विधेयक है, यानी कि वो साधारण विधेयक है और उसको विधान परिषद कितने दिन में पारित कर सकती है। तो साधारण विधेयक को विधान परिषद है वो 3 महीना तक विधान परिषद में रख सकती है, उसके बाद पास करना पड़ेगा या तो उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया जाएगा। तो मैक्सिमम 3 महीना तक, पहली बार जाएगा तो 3 महीना और दूसरी बार जाएगा तो 1 महीना, यानी कि मैक्सिमम 4 महीना तक वो विधान परिषद में रह सकता है। मैक्सिमम बोलेगा तब 4 महीना, ऐसे पहली बार जाती है तो 3 महीना, दूसरी बार जाती है तो 1 महीना, टोटल 4 महीना तक विधान परिषद में कोई साधारण विधेयक है जो रह सकता है। इस प्रकार से इसका सी आंसर हो जाएगा। आइए 154 नंबर, विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का अधिकार किसको है। यानी कि विधान परिषद का सृजन हो यानी कि उसकी शुरुआत हो या उसका उन्मूलन समाप्ति हो करने का अधिकार किसके पास है। तो विधान परिषद का सृजन और उन्मूलन करने का अधिकार है ये है संसद को है। यानी कि संसद यानी कि मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो हम लेके चलते हैं कि लोकसभा को ये अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है। देखिए होता क्या है कि विधानसभा अपने विधानसभा में 2/3 बहुमत से जब विधान परिषद का सृजन या उन्मूलन करने का प्रावधान है वो पास करती है और संसद के पास भेजती है। संसद है जो लोकसभा है जो साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देती है, तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन हो जाता है या समाप्ति का जो प्रावधान रहता है वो पास मान लिया जाता है, या तो सृजन हो जाती है या तो उन्मूलन हो जाता है विधान परिषद की। तो कौन करता है ये, लोकसभा यानी कि संसद के ये अधिकार है, लेकिन पहले विधानसभा 2/3 बहुमत से पारित करके संसद के पास भेजती है। तो इसमें इसका प्रावधान ये हो जाएगा। इसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 155 नंबर, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन है जो पंजाब पेप्स्यू में लगाया गया था, उस समय पेप्स्यू कहा जाता था और यहीं पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की प्रावधान की गई है और इसका सबसे पहला प्रयोग है जो पंजाब में लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 1951 में, यानी कि 1951 में इसका पहला प्रयोग है जो पंजाब में किया गया था। देखिए जब राज्य है, राज्य सरकार है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है, वहां संवैधानिक तंत्र है जो विफल हो जाती है, तो राष्ट्रपति है जो राज्यपाल की सिफारिश पर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग कहां किया गया था, ये पंजाब में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 156 नंबर क्वेश्चन। 156 क्या कह रहा है कि सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा। सबसे लंबी अवधि तक इनकी सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा, तो ये भी पंजाब में लगा रहा था। यहाँ पर लगभग 5 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। देखिए ऐसे राष्ट्रपति शासन है जो 3 वर्ष तक ही मैक्सिमम लागू किया जा सकता है किसी भी राज्य में। 6-6 महीना, जैसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है उसके 6 महीने के बाद फिर से बढ़ाया जाता है। ऐसे करते करते 6-6 महीना बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन पंजाब के केस में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 वर्ष तक के लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लग रहा। और ये प्रावधान जो मैक्सिमम 3 वर्ष था उसे पंजाब के केस में संशोधन करना पड़ा था उस समय, क्योंकि मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन का समय पीरियड है 3 साल, यानी कि बढ़ा करके 6-6 महीना बढ़ा करके आप 3 साल ही लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब के केस में क्या किया गया था, उस समय संविधान संशोधन कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए
सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा रहा? यहाँ पर तो सबसे मैक्सिमम ऊपर पूछा गया था, लेकिन आपसे नीचे 157 में पूछा जा रहा है कि सबसे न्यूनतम अवधि तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में था? तो ये था कर्नाटक में। कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। मात्र 7 दिन के लगाया गया था। ये 1990 के दशक में मात्र 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में लागू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 158। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? यहाँ पर नंबर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन संख्या में सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाया गया है, लेकिन सबसे समय पूछा था ज्यादा तो हो जाएगा पंजाब में 5 वर्ष तक। सबसे कम पूछा समय के लिए तो कर्नाटक हो जाएगा 7 दिन के लिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर, सबसे अधिक नंबर राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। वहीं केरल में 9 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। वहीं पूछेगा बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। बिहार में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू है जो 1968 में किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री भोला प्रशांत शास्त्री हुआ करते थे और कानूनगो जी थे उस समय बिहार के राज्यपाल थे। वहीं 2005 में सबसे अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 159 नंबर क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में देखिएगा तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा का प्रावधान किया गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर एक बार भी नहीं। अभी वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में के अनुसार लागू भारत में नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरे भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? देखिए आपातकाल का संदर्भ यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल से है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा का प्रावधान किया गया है और ये भाग 18 में इस प्रकार की प्रावधान है और अनुच्छेद 352 में इस प्रकार की प्रावधान की गई है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात कही गई है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। एक बार लागू किया गया था 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था, उसमें भारत चीन के युद्ध के समय 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और तीसरी बार है जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो अभी तक पूरे भारत में मात्र 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार की गई थी 1962 में, दूसरी बार किया गया था 1971 में और तीसरी बार किया गया 1975 में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है 161 नंबर कि अब तक कितनी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है? 352 में वही चीज लिखा गया कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रावधान की गई है और अभी तक कितनी बार लागू हुआ है? तो ये 3 बार लागू किया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। मात्र 3 बार ही इसका प्रयोग किया गया हुआ है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का 3 आधार है। एक है जैसे कि युद्ध हो गया, किसी भी देश से युद्ध हो गया या कोई देश हम पर आक्रमण कर दिया। दूसरा आधार है, पहला आधार है कि किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, दूसरा है कि किसी देश कोई देश है जो हम पर आक्रमण कर दे और तीसरा है जब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। 3 आधार है, एक जैसे भारत किसी देश के साथ युद्ध कर रही है तब लागू हो जाएगा, दूसरा है कि कोई देश हम पर आक्रमण कर दे तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा और तीसरा है कि देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अभी तक भारत में 3 बार प्रयोग किया गया है। आइए 162, कौन प्रधानमंत्री विदेश में संदेहास्पद मृत्यु हो गया प्राप्त हुए थे? यानी कि किस प्रधानमंत्री को विदेश में संदेहास्पद मृत्यु हो गया था? अब जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में इनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई थी। आज तक ठीक से पता नहीं चला कि क्या कारण था इनका मृत्यु का। ये 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इसके बाद समझौता के लिए बुलाया गया था ताशकंद, उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में। उस समय ताशकंद है जो यूएसएसआर यानी कि संयुक्त जो सोवियत संघ थी, जो सोवियत संघ था उसके हिस्सा हुआ करता था और सोवियत संघ ने ही हमें बुलाया था समझौता के लिए और उसी समय एक संदेहास्पद स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। आइए 163, पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी? पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या है जो 31 अक्टूबर 1984 की एक उन्हीं के जो बॉडीगार्ड था उन्हीं के द्वारा दिल्ली में इनके आवास पर इनकी हत्या कर दी गई थी। ये कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वही इनकी हत्या कर दी थी। कहाँ? दिल्ली में। आइए 164,
भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन भारत के वर्तमान में कौन है? तो अभी जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो ज्ञानेश कुमार है, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये ज्ञानेश कुमार है। इनका काम होता है कि भारत में जो भी चुनाव प्रक्रिया होती है उसको निरीक्षण करना, देखरेख करना, अनुशासन बनाए रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त है वो अभी कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। वहीं दो अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, उसका भी नाम भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन है जो ज्ञानेश कुमार है। 165 किस चुनाव आयुक्त के समय एक सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदला गया? देखिए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब से लेकर के 1989 तक क्या था कि चुनाव आयोग थी जो एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 में क्या हुआ था, इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। पूछ रहा है कि जब 3 सदस्यीय बना तो उस समय चीफ इलेक्शन कमीशन कौन हुआ करते थे? तो उस समय चीफ इलेक्शन कमीशन है जो टीएन सेशन हुआ करते थे। इन्हीं के समय एक सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्य बना दिया गया था। वर्तमान में भी 3 सदस्यीय चुनाव आयोग ही कार्यरत है। वर्तमान में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। लेकिन जब 3 सदस्य बना था, एक सदस्य चुनाव आयोग से 3 सदस्य चुनाव आयोग बना था, उस समय जो इसके चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो टीएन सेशन हुआ करते थे। आइए 166 क्वेश्चन, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनकी प्रथम पूछा जा रहा है आपसे। प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला चुनाव आयुक्त आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो रमा देवी। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ऑप्शन डी देख रहे हैं, एच जे कानिया। एच जे कानिया है जो चीफ जस्टिस इंडिया फर्स्ट थे, इनकी प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के थे। वहीं केसी नियोगी देखिए, देख रहे हैं आप ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो केसी नियोगी थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। जो पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था उसका अध्यक्ष केसी नियोगी थे। टीएन सेशन है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, उन्हीं के समय एक सदस्य चुनाव आयोग से 3 सदस्य चुनाव आयुक्त बना था। एच जे कानिया, हीरालाल जेकानिया है जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। चलिए 167 क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। एक सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी के जो प्रमुख है प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट के मंत्री, यानी कि 3 सदस्य होते हैं ये सर्च कमेटी। ये जिसका नाम रिकमेंड करते हैं उसी को राष्ट्रपति है मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो सर्च कमेटी के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 168 नंबर क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक कार्यरत रहते हैं? यानी चीफ इलेक्शन कमीशन है जो जिनका कार्यकाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले प्राप्त हो जाए। यानी कि अपना कार्य करते समय 6 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो जाए या 65 वर्ष की इनकी आयु हो जाए, जो पहले हो जाएगा वही इनका कार्यकाल मान लिया जाएगा। लेकिन वही राज्य चुनाव आयोग के बारे में होगा तो उनका होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यानी कि 6 वर्ष पहले प्राप्त कर ले या 62 वर्ष की आयु प्राप्त हो, जो पहले हो जाएगा वो राज्य चुनाव आयुक्त के लिए होता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 169 नंबर, चुनाव आयोग के संबंध में अनुच्छेद है। देखिए, चुनाव आयोग के संबंध में जो अनुच्छेद है वो 324 है। 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। ये भाग 15 में पड़ता है और 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। ये भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक ये प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 170 क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, संबंधित अनुच्छेद है। आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि कानून के समक्ष सभी समान है, इस प्रकार के अनुच्छेद, इस प्रकार के बात है जो किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे। जब आर्टिकल 14 आप पढ़ते हैं तो इसमें 2 प्रकार के सिद्धांत निकलते हैं, 2 प्रकार के सैद्धांतिक रूप इसमें देखा जाता है। एक है कानून के समक्ष समता, एक है कानून के समान संरक्षण। दोनों 2 फिलोसफी आती हैं। जब पूछा जाएगा आपसे कि कानून के समक्ष समानता, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि कानून बनाया जाएगा उसके सभी लोग पर समान रूप से लागू हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं इसका दूसरा पार्ट है कि कानून के समान संरक्षण। तो
कानून के जो समान संरक्षण है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें कहा गया है कि भाई जो बराबरी के व्यक्ति है उसके साथ बराबरी का भेदभाव किया जाएगा, जो कमजोर व्यक्ति है उसके साथ कुछ अलग से विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसी के लिए कानून के समान संरक्षण की बात कही गई है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कानून के समान जो संरक्षण होगा तो संरक्षण कौन देगा, अमेरिका देगा, उसके संविधान से लिया गया है कहने का मतलब। और कानून के समक्ष समानता कहाँ से होगा, तो ये ब्रिटेन से होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध रहेगा, यह कहाँ वर्णित है। लोक नियोजन के बारे में कहाँ लिखा गया है, ये आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के बारे में लिखा गया है। और कहा गया है कि सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध होगा, इसी को कहा जाता है लोक नियोजन, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। वही आर्टिकल 15 है, यहाँ पर भेदभाव यानी कि किसी सार्वजनिक स्थान पर आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही आर्टिकल 18 में है जो उपाधि का अंत के बारे में जिक्र करता है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 18 के तहत बड़े बड़े जो महाराजा धीराज या महाराजा चक्रवर्ती सम्राट इस प्रकार से उपाधि है जो नहीं लगाएगा, नहीं कोई उसको उस प्रकार के उपाधि दिया जाएगा। आइए 172 नंबर क्वेश्चन, अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अकारण है कि बिना मतलब को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक कोई ठोस कारण न हो। जब तक कोई ठोस कारण नहीं है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में इस प्रकार की बात लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आर्टिकल 22 में। इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कहाँ लिखा गया है, ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है। आर्टिकल 18 में उपाधि का अंत है। आर्टिकल 19 है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, किसी भी क्षेत्र में रह बसने की स्वतंत्रता है, कहीं भी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार के जो छूट है आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। वही आर्टिकल 32 के तहत जब आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, संरक्षण देती है और 5 प्रकार के रेट जारी करती है। यह आर्टिकल 32 के तहत रेट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था अकारण गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसका संबंध आर्टिकल 22 से है। जब आर्टिकल 22 के तहत जिसे कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो उसको अपने यूनिफॉर्म में आना आवश्यक होती है, उसका आइडेंटिटी कार्ड होना आवश्यक होता है, ठोस कारण गिरफ्तारी का बताना पड़ता है। इस प्रकार से आर्टिकल 22 में ये संरक्षण दिया गया है। आइए 173, कोई भी कानून नागरिक उपाधि नहीं दिए जाने के संबंध में। देखिए उपाधियों का अंत, सिंपल सी बात है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये आर्टिकल 18 के तहत उपाधि का अंत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता है। जैसे बड़े बड़े जो उपाधि पहले दिया जाता था, राजा के द्वारा लगाया जाता था, जैसे महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, तो इस प्रकार से जो उपाधि था वो अब नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आप इसे ध्यान रखेंगे कि दो जगत में उपाधि अभी अलाउ है। जैसे शिक्षा जगत में अगर कोई उपाधि मिलता है तो वो यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है। और एक रक्षा यानी कि सेना के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को अगर उपाधि मिलता है तो वो उपयोग कर सकता है। रक्षा और शिक्षा में अगर कोई भी व्यक्ति को उपाधि मिलता है तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी जो उपाधि है उसे प्रतिबंध कर दिया गया है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 22 में हम अभी जिक्र किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका उचित कारण बताया जाएगा। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को प्रतिबंध किया गया है, यानी कि छुआछूत को प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। आइए 174, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, संबंधित अनुच्छेद है। क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, तो ये आर्टिकल 39 में लिखा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला कोई काम कर रही है और वही काम कोई पुरुष कर रहा है तो समान कार्य है तो उसके लिए समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष को ज्यादा पैसा मिले और महिला को कम पैसा मिले। तो इसी के लिए कहा गया कि समान कार्य के लिए समान पैसा, समान वेतन मिलना चाहिए। इसका संबंध किससे है, तो आर्टिकल 19 से इसका प्रावधान किया गया है। आइए 175 नंबर क्वेश्चन, काम पाने का अधिकार संबंधित अनुच्छेद है। काम पाने का जो अधिकार संबंधित अनुच्छेद है ये किस में लिखा गया है, ये आर्टिकल 39 हो जाएगा। इसी के तहत काम पाने का अधिकार संबंधित अनुच्छेद इसमें बताई गई है। आइए बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार से संबंधित है। बेरोजगारी भत्ता पाने के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये हो जाएगा 41 के तहत। बेरोजगारी भत्ता जो सरकार योजना बना करके बेरोजगारी भत्ता देती है, ये किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो वो 41 के तहत दिया जाता है। आइए 177, वृद्धावस्था पेंशन पाने का अधिकार संबंधित है। तो वृद्धावस्था पेंशन है ये भी आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है। अगर अगला आपका जो क्वेश्चन है विकलांगता से स्थिति में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी 41 के तहत ही विकलांगता की स्थिति में लोक सहायता पाने का जो संबंधित अधिकार है वो आर्टिकल 41 के तहत ही दिया गया है।
आइए 179, 14 वर्ष से बच्चों को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको मौलिक शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल 21 में दिया गया है। ये पहले मौलिक अधिकार नहीं था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21 में इसे समाहित कर दिया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए 180 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुति लाभ का प्रबंधन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो प्रस्तुति लाभ का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये आर्टिकल 42 के तहत प्रस्तुति लाभ का संबंध है, जो आर्टिकल 42 के तहत प्रदान किया गया है। और इसी के तहत महिला को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। इनकी महिला है जब बच्चे को जन्म देती है तो उनको कुछ दिन का छुट्टी दिया जाता है, वो भी पेड लीव होता है, यानी कि उनको वेतन मिलते रहता है लेकिन छुट्टी रहती है। किस अनुच्छेद के तहत? ये आर्टिकल 42 के तहत प्रस्तुति लाभ का संबंध इसी अनुच्छेद से है। आइए 181 नंबर, काम की न्याय संगत दशाओं का सुनिश्चित करना संबंधित है। काम की न्याय संगत दशाओं का सुनिश्चित करना संबंधित है। ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल 42 से हो जाएगा। काम की न्याय संगत दशाओं का सुनिश्चित करना संबंध किससे है? ये आर्टिकल 42 से है। नेक्स्ट है समान नागरिक आचार संहिता संबंधित है। समान नागरिक आचार संहिता जिसे यूसीसी कहा जाता है, यूनियन सिविल कोड कहा जाता है, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता, यानी कि जो राज्य में रहने वाले सभी लोग हैं सभी के लिए समान कानून होंगे, ये किस में कहा गया है? ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है। यूसीसी का प्रावधान किसमें है? ये आर्टिकल 44 में है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में समान नागरिक आचार संहिता नियम लागू है? यानी कि यूसीसी किस राज्य में लागू है? तो देखिए कुछ ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो चुके हैं। जैसे गोवा में आप जानते हैं कि पहले से गोवा में यूसीसी कानून लागू था। वहीं उत्तराखंड है जो उसे अभी हाल ही में लागू कर दिया है। गुजरात है जो लागू कर चुका है। असम है उसे लागू कर चुका है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन कौन सा है? उत्तराखंड, इसलिए इसका आंसर ये होगा। लेकिन गुजरात भी अपना रोड मैप तैयार कर चुका है और यूसीसी लागू कर चुका है। असम भी अपना जो यूसीसी कानून है वो लागू कर चुका है। चलिए नेक्स्ट देखिए 184, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकारी कार्य है, किस संबंधित अनुच्छेद है? यानी कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकारी कार्य है, ये किस अनुच्छेद के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 45 के तहत इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना ये सरकार का काम है। वही मौलिक अधिकार कहा गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना मौलिक अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है, ये लिखा गया आर्टिकल 21A में लिखा गया है। वही सरकार का काम है, कहाँ लिखा गया है? 45 में लिखा गया है। वहीं मौलिक कर्तव्य में भी इस बात को समाहित किया गया है कि जो बच्चे हैं उनके जो संरक्षक हैं, उनके माता पिता या जो भी उनके देखभाल कर रहे हैं, उनको बच्चे को शिक्षा दिलवाना एक अनिवार्य कार्य है। ये मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में भी लिखा गया है, मौलिक अधिकार में भी लिखा गया है और डीपीएसपी में भी शिक्षा को समाहित कर दिया गया है। यानी कि तीनों जगह इसका प्रावधान है शिक्षा को, कि सभी जगह शिक्षा के लिए तत्परता रहे, कहीं सरकार तत्पर रहे, कहीं मौलिक अधिकार बनाया गया है, कहीं गार्जियन को ये अधिकार दिया गया है कि उसको शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। आइए 185 नंबर, कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देने संबंधित है अनुच्छेद। कौन से अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने संबंधित है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 48 में प्रावधान किया गया है। आइए पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन संबंधित है। पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन संबंधित है आर्टिकल 48A के तहत ये इस प्रकार के प्रावधान है वो समाहित किया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, उसके वृद्धि के लिए सरकार काम करे। कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 48A में लिखा गया है। आइए 187 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना संबंधित है अनुच्छेद। यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका है जो दोनों अलग अलग कार्य करेगी, दोनों एक दूसरे से अलग कार्य करेगी। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 50 में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका ये दोनों का अलग संबंध है, आर्टिकल 50 में लिखा गया है। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत है जो आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, कार्यपालिका और विधायिका है जो अलग रह करके अपना अपना काम करेगी, ये देखने को मिलता है आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। आइए 188 नंबर, सरकारी संपत्तियों संस्थाओं का संरक्षण करने संबंधी अनुच्छेद है। यानी कि जो भी सरकारी संपत्ति है, जो धरोहर है, जो संस्था है, उसकी संरक्षण की प्रावधान कहाँ किया गया है? तो सरकारी संपत्ति और धरोहर की रक्षा है कहाँ किया जाएगा? वो आर्टिकल 49 के तहत। ये राज्य का कर्तव्य है कि सरकारी संपत्ति जो संस्थान है उसका संरक्षण प्रदान करे। ये आर्टिकल 49 में राज्य का ये कर्तव्य है। 189 नंबर क्वेश्चन, SC ST तथा OBC को आर्थिक एवं शैक्षणिक मदद की जाएगी संबंधित अनुच्छेद है।
ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आर्टिकल 46 के तहत इस प्रकार के प्रावधान किया गया है कि SC ST OBC को आर्थिक एवं शैक्षणिक मदद की जाएगी। ये संबंधित अनुच्छेद किसमें है? ये 46 में इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। आइए 190 नंबर क्वेश्चन कि पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा, पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा संबंधित अनुच्छेद है। पोषाहार स्तर के संबंध में कौन सा अनुच्छेद सही है? तो ये अनुच्छेद 47 है। इसमें कहा गया है कि पोषाहार स्तर को बढ़ाया जाएगा। इसी के तहत जो मादक पदार्थ होते हैं, शराब होते हैं या नशीले पदार्थ होते हैं, उसको प्रतिबंध किया जा सकता है। जैसे कुछ राज्य है वो अपने राज्य में अनुच्छेद 47 का प्रयोग करते हुए नशीले पदार्थ को प्रतिबंध किया है, जैसे बिहार है, गुजरात है। ये सब क्या है कि अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थ का प्रयोग पोषण स्तर को ठीक करने के लिए किया है कि इस अनुच्छेद का प्रयोग करके 47 का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र में मादक पदार्थ को प्रतिबंध किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन स्तर को ऊंचा किया जाएगा। तो जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जाएगा? तो हम अपना पोषाहार स्तर है उसको ठीक करेंगे, जो मादक पदार्थ है उसको प्रतिबंध करेंगे। इस प्रकार से किसमें कहा गया है? ये 47 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 47 के तहत जीवन स्तर को भी ऊंचा किया जा सकता है विभिन्न कानून को लागू करते हुए। आइए 193 नंबर, कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंधन किससे संबंधित है? यानी कि कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी कि जो काम कर रहे हैं उसके लिए उचित मजदूरी, ऐसा नहीं कि काम बहुत करवा रहे हैं पैसा कम दे रहे हैं। इसके लिए कहाँ प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि कर्मगारों के लिए, जो कर्मकार है उसके लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था किसमें की गई है? आर्टिकल 43 में की गई है। गांव में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने संबंधित अनुच्छेद है। कौन से अनुच्छेद में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो आर्टिकल 43 के तहत ही कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। 194 नंबर, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों को शामिल करने संबंधी अनुच्छेद है। यानी कि उद्योग के प्रबंधन में, यानी कि जो इंडस्ट्री चल रहा है उसके मैनेजमेंट में कर्मगारों को यानी कि मजदूरों को शामिल करने संबंधी अनुच्छेद है। जो पहले अनुच्छेद इसमें नहीं शामिल था, लेकिन आर्टिकल 43A में इसको समाहित किया गया। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था कि जब भी उद्योग में जब मैनेजमेंट की बात आएगी, यानी कि जब उद्योग में कोई भी कानून बनेगा, इंडस्ट्री कोई कानून बनाएगी, तो क्या करेगी? जो मैनेजमेंट टीम को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि जो यूनियन लेबर है उसको भी शामिल किया जाएगा। ये कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत इस प्रकार के प्रावधान को लागू किया गया और इसे आर्टिकल 43A में जोड़ा गया ताकि उसके जो लेबर है उसके हितों का संरक्षण किया जा सके। इसी के लिए इस प्रकार के अनुच्छेद को जोड़ा गया था। 195 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का संबंध है जो आर्टिकल 51 से है। जो अनुच्छेद 51 है इसी के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, जो आर्टिकल 51 के तहत ही भारत सरकार अपना कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 196, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता करने संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वही आर्टिकल 51 है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता से संबंधित इसी का संबंध है। सभी का समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता दी जाएगी, संबंधित अनुच्छेद है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वकील जब कोर्ट में जाता है और वकील को हायर नहीं कर सकता है तो सरकारी वकील मुहैया कराई जाती हैं। ये पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि निःशुल्क सहायता दिया जाता है ताकि जो न्याय है उसको समान वितरण हो सके, उसको न्याय मिल सके। इसके लिए निःशुल्क, ऐसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए जो वकील बड़े बड़े वकील को हायर कर लेते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वकील को हायर नहीं कर पाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसे सरकारी वकील का प्रावधान किया जाता है? तो किया जाता है आर्टिकल 39A के तहत निःशुल्क विधि सहायता दी जाती है। उसे निःशुल्क परामर्श के लिए हो या उसके केस लड़ने के लिए वकालत के वकील मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा, जो निःशुल्क होती हैं ताकि समान न्याय उपलब्ध हो सके। ये आर्टिकल 39A में कहा गया है। 198, ग्राम पंचायतों का गठन करने संबंधी अनुच्छेद है। ग्राम पंचायतों का गठन करने संबंधी अनुच्छेद जो डीपीएसपी में देखने को मिलता है वो आर्टिकल 40 में हमें देखने को मिलता है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इसका विस्तृत विवरण है जो आर्टिकल 243 में देखने को मिलता है, जो भारतीय संविधान के भाग 9 में हमें देखने को मिलता है। आइए 199 नंबर, सभी नागरिकों का जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, संबंधित अनुच्छेद है। सभी नागरिकों का जीवन के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है आर्टिकल 39 में। इस प्रकार के प्रावधान है जो की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 क्या कह रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधन का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ताकि अधिकतम कल्याण हो सके, संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि कह रहा है कि जो रिसोर्सेस है इसका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जा सके ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। ये कौन से अनुच्छेद में इस प्रकार के प्रावधान की गई है? ये किया गया है आर्टिकल 39 में। इसमें कहा गया है
कि जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, जो भौतिक संसाधन है, उसका सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जा सके ताकि कल्याण है जो अधिकतम सुनिश्चित किया जा सके। और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, इसी के लिए इस प्रकार के अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। आइए 201 नंबर, अनुच्छेद के साधन और धन का अतिकारी संकेंद्रण न हो, यह संबंधित अनुच्छेद है। उत्पादन के साधन और धन का अतिकारी संकेंद्रण न हो, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहने का मतलब है कि जो संसाधन है उसका एक जगह केंद्र न होकर के विकेंद्रीकरण होना चाहिए। संकेंद्रण का मतलब होता है कि इस पर कुछ ही लोग का अधिकार नहीं होना चाहिए, इस सभी का अधिकार होना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह आर्टिकल 39 कहा गया है, ताकि इस प्रकार से व्यवस्था की गई है आर्टिकल 39 में कि संकेंद्रण अगर धन का हो गया, मान लीजिए भौतिक संसाधन है, रुपया पर क्या हो गया कि बहुत कम लोग का अधिकार हो गया, बहुत कम लोग के पास बहुत अधिक रुपया है, तो क्या हो गया, समाज में कल्याण सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसके लिए कहा क्या गया है कि समान वितरण होनी चाहिए, समान वितरण होनी चाहिए, लेकिन न्यायपूर्ण वितरण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के पास अगर ज्यादा रुपया तो उसे छीन करके गरीब को दे देना चाहिए। ये क्या है, ये एक साम्यवादी व्यवस्था हो जाती है। जो साम्यवादी जो व्यवस्था है उसमें कहा जाता है कि जो जिसके पास ज्यादा रुपया उसे छीन करके जो जिसके पास कम रुपया उसको दे देना चाहिए। लेकिन भारत में क्या कहा गया है कि समाजवादी तरीके से, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से, अगर जो किसी के पास बेसी रुपया है, ज्यादा रुपया है, तो उसको डिसेंट्रलाइज करके उसे एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायपूर्ण तरीका से वितरण होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जिसके पास ज्यादा रुपया है, उन्होंने मेहनत किया है, उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जिसके पास कम पैसा है उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसमें किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये आर्टिकल 39 में इस प्रकार की प्रावधान की गई है कि न्यायपूर्ण तरीका से धन का विकेंद्रीकरण किया जाए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। आइए 202 में, कर्मकार एवं बालकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि कर्मकार जो मजदूर हैं, जो इंडस्ट्री में, उद्योग में काम कर रहे हैं, कर्मकार एवं बालक जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजदूर से हम ज्यादा काम करवा लिए हैं, उसको पैसा कम दे रहे हैं, यानी कि उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उसके शक्तियों का दुरुपयोग न हो, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 39 में कहा गया है। और आर्टिकल 39 है जो एक लंबा अनुच्छेद है, इसमें आर्टिकल 39 में इस प्रकार की जो सेक्शन ई है उसमें इस प्रकार की बात कही गई है कि जो कर्मकार एवं बालक के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, आर्टिकल 39 में इस प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। आइए 203 नंबर, बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य की सुविधा दी जाए संबंधित अनुच्छेद है। यानी कि बालक को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य की सुविधा दी जाए, ये किस अनुच्छेद में है? ये भी आर्टिकल 39 में ही कहा गया है कि बालक को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में कार्य की सुविधा दी जाए। आइए 204, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भारतीय संविधान में देखिए वर्तमान में 22 भाग है, अगर काउंटिंग के हिसाब से देखिएगा तो, और ABC जो दिया गया है संविधान में, अनुच्छेद संशोधन करके जो जोड़ दिया गया है, अगर उसको टोटल मिलाया जाए तो 25 भाग हो जाता है। ऐसे नंबर से 22 भाग है, और विभिन्न भाग में, विभिन्न चैप्टर में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं और जो आयोग है उसके जिक्र किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में। देखिए भाग 3 है, यहाँ पे मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 4 है, भाग 4 में DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। भाग 1 में राज्य एवं उसके संघ के बारे में कहा गया है। भाग 9 है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो ये भाग 4 हो जाएगा, इसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। आइए, भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? जो नीति निर्देशक तत्व है DPSP है, ये किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व है जो भारतीय संविधान में समाहित किया है। आयरलैंड भी है, ये स्पेन के संविधान से अधिग्रहण किया था, और स्पेन के संविधान से आयरलैंड अधिग्रहण किया है, और आयरलैंड के संविधान से हम लोग का संविधान है जो अधिग्रहण DPSP का किया हुआ है। आइए 206 नंबर, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा संबंधित अनुच्छेद है। राज्य लोक कल्याणकारी के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये आर्टिकल 38 के तहत कहा गया है कि जो भारत है जो एक कल्याणकारी राज्य है। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट। ये आर्टिकल 38 के तहत ये सरकार के प्रावधान किया गया है। 207 नंबर, वन तथा वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। वन तथा वन्यजीव से सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये आर्टिकल 48A में है, इस प्रकार की प्रावधान की गई है। और ये भी अनुच्छेद है जो आप DPSP में बड़े एक कैपिटल A देख रहे हैं, ये अधिकांशतः 42 अमेंडमेंट 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था। जो बड़ा एक कैपिटल A में देखिएगा तो समझ जाइए कि ये बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा वन तथा वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है, ये आर्टिकल 48A में किया गया है। कौन सा अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था? अभी हम जिक्र कर रहे थे 48A है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आज का सेशन यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।